बोलो स्टार्टिंग पहले पन्ने में कोई 27 के अंदर कोई क्वेश्चन हो। 10वां बता दो। 10वां क्वेश्चन बोल देना पहले। 10वां है करणी। हाँ करणी। क्वेश्चन मार्क है। हाँ माइनस करणी के अंदर या बाहर? बाहर। कोष्टक हाँ -1 कोष्टक पूरे पावर होल टू। स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बराबर बराबर 8 माइनस करणी 28। 8 माइनस करणी 28। करणी 28। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, हाँ। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपने को निकालना है ना? तो वैसे तो ये क्वेश्चन है कहाँ से लिंक होता है, करणी से लिंक होता है, लेकिन करणी में वहां भी कर सकते हैं, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया तो इसको करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पूरे का वर्ग है, तो यहाँ भी बनाने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं ये फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाए और ये भी पूरे वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा बनाने की कोशिश करना पड़ेगा आपको। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू ए मानना तो ए मान लो, एक्स मानना तो एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस में कितना है 1 है, पूरे का वर्ग है, बराबर ये 8 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिंक दिखेगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 7 चौक कितना होगा 28 होगा, और इसको भी अपन तोड़ेंगे तो 7 और 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, 7 + 1 तो 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ 7 चौक 28 तो 7 और 4 के रूप में टूटेगा ये 7 × 4, लेकिन 4 का है 4 कितना 2 × 2 2 बार है तो 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकला, और करणी के अंदर कितना बचा 7 बचा है। आप इसको देखोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, देखना a² a² + b² के हिसाब से। तो a² किसको माने, जैसे मान लो अपन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, a - b पूरे का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab, ये होता है फार्मूला है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab। तो अगर यहाँ पर -2ab a की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, या करनी 7 होगी, 1 की ले लो या b की ले लो। a की वैल्यू कितनी होगी, करनी 7 के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उसके जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, करनी 7 इसका वर्ग लिख सकते हैं या नहीं, वापिस इस वर्ग से ये करनी कट जाएगी तो वापिस ये आएगा, प्लस एक का वर्ग तो वापिस वर्ग हटाओगे तो वापिस 1 आ जाएगा, माइनस ये 2, a की वैल्यू कितनी, ये करनी 7 है, b की वैल्यू कितनी 1, तो 1 गुणे के रूप में लिखो या ना लिखो, तो इस वाली चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके जैसा करनी 7 -1 पूरे का वर्ग, वापिस खोलोगे तो a का वर्ग यानी करनी 7 का वर्ग 7, b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1, माइनस में 2ab फार्मूले के हिसाब से, तो 2 a की वैल्यू कितनी करनी 7, b की वैल्यू कितनी 1, वापिस वो आ जाएगा। तो अगर एक बार आप सीख गए या 2 बार सीख गए तो डायरेक्ट इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। अब इस साइड में क्या है, करनी a - 1 पूरे की पावर 2। अब जब भी ये बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों की घातें क्या है बराबर है, तो पावर से पावर कैंसिल कर सकते हैं आप। तो करनी a - 1 बराबर करनी 7 - 1 -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, या -1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब करनी से करनी भी कैंसिल हो जाएगी, a बराबर कितना आ जाएगा 7, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और कोई?
क्या कौन सा? सभी पूछने की जरूरत है। सभी को पूछने की जरूरत है। सही है, मतलब ये तो क्या है कि पहले हो चुका था और उसके बाद में डबल बार हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार पढ़ते हैं तो बाकी क्वेश्चन वो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है ना, तो सभी पूछने की जरूरत है। सही बात है ये। वो तो क्या है कि नया बेस हो और फ्रेश स्टूडेंट हो तो उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रखना होता है। 0 लेवल से स्टार्ट करो। हाँ, हाँ कौन सा बताओ? 50 और 51 बताओ। 50 क्वेश्चन को बोलना 50। एक ही घात 4 एक की घात 4 की घात है। 4 की घात है। 4 की घात ए बराबर 5 बराबर 5। 5 की पाँच घात की b घात b बराबर 6 5 की घात b बराबर 6 b बराबर 6 फिर 6 की घात c बराबर 7 6 की घात c बराबर 7 तथा 7 की घात d बराबर 8 की घात d बराबर 8। 7 की घात d बराबर 8। A a गुणित गुणित B b गुणित गुणित C c d क्वेश्चन मार्क। a b c d इसको निकालना आपको। हाँ तो ये आपको गिवन कंडीशन है ना? दी हुई चीजें हैं। 4 की पावर a बराबर 5, फिर 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर 6 c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8 है। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि वो वैल्यू अपने को प्राप्त हो, है ना? आप क्या सोच सकते हैं? लास्ट से देखो, ये 7 है, 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 6 की पावर 6 के बराबर। 6 पावर c के बराबर तो इस 7 की प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 6 लिख सकता हूँ। हाँ। लेकिन इसके ऊपर पावर भी तो है कितना? d d पावर का गुणा बराबर 8 लिखा। लेकिन ये जो 6 है वो किसके बराबर में? 5 की पावर b के बराबर है। इस 6 की जगह फिर लिखूंगे मैं 5 की पावर कितना? b। इसके ऊपर फिर पावर कितना? c और d फिर इसके ऊपर फिर पावर कितना? d d बराबर कितना? 8। फिर जो 5 है वो किसके बराबर है? 4 की पावर है। फिर ये जो 5 है इस पावर की 5 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर है। ये 4 की पावर है? फिर लिखा यहाँ पर 4 की पावर 4 की पावर है। फिर इसकी पावर है ना? इसकी पावर c इसकी पावर कितनी हो जाएगी? c। फिर उसकी पावर d फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी? d बराबर कितना? 8। और आपको ये मालूम है कि घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। और a b c d तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो 4 की घात a b c d बराबर कितना होगा? 8 होगा। अब 4 मतलब कितना? 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 a b c d, और ये 2 की घात कितना हो जाएगा? 3। आधार समान है और दोनों आधार काय में है? बराबर के रूप में। बराबर आधार समान हो तो घातों का क्या होता है? घातें जुड़ती है कब? जब आधार गुणे में होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर आधार कैसे हैं? बराबर में, तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी, है ना? तो आधार बराबर है और आधार बराबर भी है और बराबर के रूप में भी है, तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी। वो हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो 2 की पावर 2 a b c d बराबर 2 की पावर कितना? 3। आधार समान है, घातें भी समान होगी। तो 2 a b c d बराबर कितना आएगा? 3। तो a b c d बराबर कितना होगा? 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 1.5 वो 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा। वो 3/2 मतलब क्या? 1.5 है ना? ठीक है। कान वाला बता दो।
3/5 की घात 3 3/5 पूरे की घात 3 हाँ 3/5 पूरे की घात -6 3/5 पूरे की पावर -6 हाँ बराबर बराबर 3/5 3/5 पूरे की घात 2x - 1 2x - 1। अब ये क्वेश्चन है तो आसान है। 1 से कमांड दिया हाँ भाई आसान टाइप का क्वेश्चन। ये क्या है, आधार क्या है, आधार समान है। समान है, घाते क्या होगी, जुड़ेगी है ना। तो कितना है दोनों के आधार, 3/5 है, ये तीन आपस minus में छः। जुड़ेगा, तो -3 3 और माइनस से जुड़ेगा तो कितना होगा, है ना। नहीं ये ध्यान रखना, माइनस और प्लस में दिक्कत होता है जो रहता है। अब यहाँ पर ये 3 है, माइनस में 6, मतलब जोड़ना मतलब क्या, 3 प्लस माइनस में 6 ऐसा करोगे तो एक और स्टेप बढ़ाओगे तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस गुणा हो होगा, जाएगा। तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस में 3 मिलेगा। और इधर 3/5 इसकी घात कितनी है, 2x 2x - 1। अब यहाँ पर भी आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या होगी, बराबर होगी। तो -3 बराबर 2x - 1। अब ये -1 इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 में से फिर 1 जाएगा तो कितना, माइनस में 2 बचेगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना है, -1। तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। आधार समान और आधार गुणे में घाते जुड़ते हैं, आधार समान और आधार बराबर की स्थिति में घाते बराबर होते हैं। फिर 83 कौन सा, 83 83 इसको बेटा दो। क्या बोला 83 में, प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 - n प्राकृत संख्या n के लिए n n के लिए n की पावर 3 -n ब्रैकेट बंद n की पावर 3 माइनस n ब्रैकेट बंद। सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से किस बड़ी से बड़ी संख्या सर्वदा सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी संख्या से विभक्त होगी। किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त बड़ी संख्या से विभक्त होगा विभक्त होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 3 है 6 है 12 18 3 6 6 12 12 18 18 ये ऑप्शन है ना। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आप पहले से जानते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है, इंटीग्रेशन x से लेकर अनंत तक, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, है ना। तो कि कौन सा प्राकृत संख्या यहाँ पर रखे कि वो सर्वदा बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होगा, विभक्त होगा। तो जैसे मान लो प्राकृत संख्या में रख रहा हूं, n बराबर 1 रखता हूं, है ना? तो अगर n बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? अगर n बराबर 2 रखता हूं तो 8 - 2 6 हो जाएगा तो 2 की पावर कितना, 3 मतलब 8 माइनस 2 मतलब 6। तो 2 रखने पर कितना आ रहा, 6 आ रहा है ना। और अगर n बराबर कितना रखते हैं आप, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 27। 27 में से 3 जाएगा तो 24, है ना। और अगर n बराबर 4 रखते हैं तो 4 की पावर 64 हो जाएगा, 64 में से 4 जाएगा तो 60, है ना।
आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि मतलब कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है? 18। तो 18 का भाग इसमें तो 18 का तो जाएगा ही नहीं, 12 का 12 पंजे 60, 12 दूना 24, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी है ना। फिर बाद में बड़ी से बड़ी पूछा तो बड़ी से बड़ी तो ये है लेकिन ये तो आएगा नहीं, ये बड़ी से बड़ी ये भी है लेकिन ये भी नहीं आएगा। लेकिन 3 को लोगे 3 को जाएगा लेकिन वो छोटी हो जाएगी। 3 से बड़ी संभव कौन सी है? 6। तो 6 का इसमें भी जाएगा, 6 का इसमें भी जाएगा, 6 का इसमें भी जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। अरे सर 84, 85 और 86 बता दो। सीरियल से बता दो। ट्राई किया या नहीं किया? बोलते कि नहीं करत करत अब वो तब गैस जड़ में पहुंच जा। तो क्या है 84? 84 है यदि ये धनात्मक पूर्णांक है, यदि n धनात्मक पूर्णांक है n हाँ धनात्मक पूर्णांक n क्या है? धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ तो 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n 4n माइनस 4 की पावर 3n 4 की पावर 3n 3n। तो सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगी? तो हमेशा के लिए किससे विभाजित होगी? तो पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन है 7। 17 दूसरा ऑप्शन 17 17। तीसरा ऑप्शन 112 चौथा 145 145। अब आप ये संख्या तो दिख रही है लेकिन संख्या को नॉर्मली संख्या लिखने की बजाय कैसा कुछ पावर के रूप में लिखते हैं, पर यहाँ पर आपको कंडीशन देती है ना। आप क्वेश्चन यहाँ लिखा जरूरी नहीं कि वहाँ ऐसा ही है, इसलिए इससे शब्दावली की समझ पहले होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा? पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना, धनात्मक पूर्णांक लिखा है। तो पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और 0 ये सब क्या है? पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक 0 पूर्णांक कहलाता है। लेकिन सभी की नहीं बात कर रहा, केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। इसका मतलब एक प्रकार से प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप दूसरी भाषा में इसको, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 ऐसे चल सकते हैं आप। अगर मैं कितना रखता हूँ, n बराबर 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर n बराबर 1 रख रहा हूँ, तो 3 की पावर 4 है ना, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। फिर बाद में यहाँ पर n की जगह यहाँ पर भी कितना रखूंगा? 1। तो 3 गुणा 1 मतलब 1, 4 की पावर 3 कितना होगा? 64। 81 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 4 जाए तो 17 है ना, ये 17। फिर और चेक करो, n बराबर 2 रखो, 2 1 चेक करके देख सकते हैं। तो अब देखो हमेशा विभाजित होना चाहिए बोला उसने, तो 7 वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अभी सोचने के लिए सोच सकते थे। और 112 वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? 112 वाला जाएगा क्या इसमें? हमेशा के लिए 145 वाला जाएगा क्या? तो आपका आंसर तो 17 हो गया, खत्म। लेकिन चेक करने के लिए आप करना चाहे तो कर सकते हैं आगे और, है ना। जैसे n बराबर 2 रखोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। और यहाँ पर भी 3 गुणित कितना रखोगे? 2। 3 दूना 6, तो 4 की पावर कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब इसमें दिक्कत हो सकती है कि 3 की पावर 8 कितना होगा और 4 की पावर 6 कितना होगा। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, फिर 3 की पावर 4 81, यानी कि 81 गुणित 81 कर लो, 81 का वर्ग निकाल लो, तो कितना होता है 81 का वर्ग?
एक ग्राम एक 8 और इधर 8 कितना होगा 16 16 का 6 हासिल आई 1 8 8 64 और 1 65 65 तो कितना होगा ये 65 61 4 की पावर 6 कितना होगा 4 की पावर 2 16 होता है 4 की पावर 3 64 तो 64 गुणित 64 64 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 का 6 हासिल आई 1 6 चौक 24 6 चौक 24 24 48 48 और 1 50 50 का 9 हासिल 4 6 चौक 6 36 36 और 4 40 अब 65 61 में से 40 96 जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5 में से 9 तो जाएगा नहीं तो 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 यहाँ पर कितना बचेगा 4 में से 0 जाएगा तो 4 है ना तो यहाँ पर कितना 2 अब देखो ये किससे विभाजित हो रहा है वो तो आंसर आ गया आपका 17 क्योंकि अगर हो सकता है कि इनसे विभाजित होगा तो भी क्या मतलब है वो तो थोड़ी ना विभाजित होगा है ना वो तो अपन क्या ऐसे यहाँ चेक करने के लिए कर रहे हैं है ना अगर मान लो 7 का करना तो 7 का रूल क्या है विभाजित का 3 और हाँ 7 और खुद का 7 का 0 और 7 से नहीं ठीक है 7 का विभाजित का नियम क्या है कल तो बताया था विभाजित का नियम 7 और 1 से दुगना घटा के करेंगे है इकाई अंक हाँ हाँ तो इकाई अंक का क्या करोगे दुगना डबल करोगे बची हुई संख्या में से घटा दोगे नॉर्मली चेक करना चाहते हो ऐसे कर लो 7 14 7 21 21 के बाद में कितना बच रहा है 3 बच रहा है कितना हो जाएगा 36 7 35 इसके बाद में कितना बचेगा 15 7 2 14 नहीं जा रहा है खत्म मामला 17 का चेक कर लो 17 कम 17 के बाद में कितना बच रहा है 7 बच रहा है 7 और इधर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा कितनी बार जाएगा 17 चौक 68 के बाद में कितना बचेगा 68 के बाद में 2 70 और 6 8 बचेगा 17 बचे 85 17 का जा रहा है आंसर हो गया 17 यहाँ पे 112 वगैरह का हो सकता है जाए या नहीं जाए 112 का भी नहीं जाएगा लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना अब इसका हो सकता है कि चले भी जाए लेकिन उसमें नहीं जाएगा तो आपका आंसर क्या है वही 17 आंसर है सभी से विभाजित बोला है हाँ क्या है 85 क्वेश्चन 85 का है छोटा कोष्ठक 127 की घात 127 127 की घात 127 प्लस हाँ कोष्ठक में 97 हाँ उसकी घात 127 हाँ मझला कोष्ठक हाँ तथा हाँ कोष्ठक मझला कोष्ठक हाँ 127 हाँ की घात 97 कोष्ठक लग जाएगा प्लस 97 की घात 97 मझला कोष्ठक का वनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन गुणनखंड कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है ऐसा फैक्टर जो इसको भी डिवाइडेड करे और इसको भी डिवाइडेड करे गुणनखंड का मतलब ही होता है कि जो उसका टुकड़ा हो और टुकड़ा है इसका मतलब है कि उनको तोड़ता होगा है ना गुणनखंड का मतलब ये होता है तो अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या चीजें 127 है 97 है 30 है और 224 है ना आप देखो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए दोनों को तोड़ने वाला होना चाहिए तो यहाँ पर 127 की पावर कितनी है 127 और 97 की पावर भी कितनी है 127 है ना और यहाँ पर 127 और 97 दोनों में तो ये किससे कटेगा फाइनली मतलब ये तो संख्या कुछ भी हो सकता पावर एक वो फॉर्मूले में बताया था इस चैप्टर में नहीं बताया था कहीं और बताया था बीजगणित जहां पढ़ रहे थे वहां पर 13 से नहीं कटेगा जैसे मान लेते हैं वहां पर ये आया था x पावर n a की पावर n
तो चर वाला है ना। तो x प्लस ए इसकी अगर n की पावर कितनी हो, विषम हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा देखे थे नहीं देखे थे। जैसे मान लेते हैं कि चेक करने के लिए तो मैं बताया भी था, जैसे यहाँ पर n की पावर कितनी विषम विषम है, यानी कि 1 ले सकता हूँ, 1 के बाद 3 ले सकता हूँ, 3 के बाद 5 ले सकता हूँ। 1 लोगे तो x की पावर कितनी, 1, a की पावर भी कितनी, 1, और इधर क्या है x प्लस है, तो इससे ये कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा, है ना। और अगर इसकी पावर आप 3 लेते हैं, इससे बड़ी x की पावर 3 करते हैं, a की पावर 3 करते हैं, तो फिर यहाँ फार्मूला लगेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, x प्लस a, है ना, x का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 3 ab ब्रैकेट में नहीं है टोपी वाला वो आ जाएगा। है, इसका तो ये 3 ही आएगा। ये 3 नहीं आएगा, ए बी फिर क्या आएगा, 1 मिनट पहले आप बताओ, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, बताओ इसका फार्मूला कितनी बार बोलना पड़ेगा। नहीं, आपने आपसे अभी ये पूछो कि खुद से पूछो, ऐसा बोलो कि भाई साहब जी कितनी बार देखे थे, और उसका जवाब खोजने की कोशिश करो। लिख के याद कर रहे सर वापस देखे थे, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखे हो तो ऐसा बोलना चलता रहेगा, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ लोग हो सकता है देखे ही नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। क्यों दिनेश भाई कितनी बार देखे थे, देखे कई बार पर याद नहीं नहीं, नहीं। इसका में वो ऊपर टोपी वाले का सर 3ab बनेगा सर। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर क्या है, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab फिर a प्लस b, ये फार्मूला है इसका। तो 3ab मतलब कि x और a आएगा, और ब्रैकेट में x प्लस a आएगा, है ना, ये आएगा। आप देखो ये वाली चीज भी इससे कटेगी या नहीं कटेगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ये समझाने के लिए 3 वाला घात चेक भी मत करो आप तो, लेकिन कहने का मतलब है कि जब इनकी घातें कैसी है, कैसी हो, विषम हो, है ना। 127 क्या सम या विषम, विषम है ना, और समान भी है, तो विषम है। इसका मतलब है कि ये 127 प्लस 97 से कट जाएगा, और इसकी घात भी कैसी है, विषम है। इसका मतलब है कि ये भी 127 प्लस 97 से कट जाएगा। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 127 प्लस 97, और 127 और 97 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, फिर 9 और 7 9 और 2 कितना होगा, 11, 11 और 1 2, 2 का हासिल 1 हो जाएगा 223 है ना, सॉरी 9 और 2 कितना, 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 224 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी घात लगा के टिपिकल बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों की उससे पहले क्वेश्चन वहां एग्जाम में करने से पहले उससे पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है। प्रैक्टिस तो होती है, फार्मूले को जाके फार्मूले बनाना में आप मतलब उस वाले में जो पहले अपन करे थे उस टाइम पे बता कोशिश भी करता बनाने की कि आपको याद रह जाए वैसे, तो आप भी जब बनाओ तो वैसे की वैसे रटने की बजाय कुछ बनाने की कोशिश करो उसको, है ना, और लिखने की लिखो उसको कॉपी में कुछ तार्किक दृष्टिकोण से, तो हो सकता है कि वो याद रह जाए। लेकिन ऐसे ही अपन याद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भूलना चाहिए, है ना। वैसे भी इंसान है और इंसान का नेचर होता है कि कोई भी चीज है सारी की सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। जब व्यापक सिलेबस होता है, बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज की ज्यादा उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप एक चीज पढ़ रहे हैं या एक बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही बुक को बार बार रिवाइज करोगे ये बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। आप बोलो जो सबसे डेंजर आदमी कौन होगा, सबसे खतरनाक व्यक्ति,
आपको ये बोला कि 17 बुक पढ़ता है या 20 बुक पढ़ता है, लेकिन एक आदमी वही होगा जो एक बुक को 17 बार पढ़ रखा, वो सबसे खतरनाक साबित होगा, है। आप 17 बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कि कई जगह कंफ्यूज हो जाओगे, और हो सकता है कि उसमें से क्वेश्चन आया लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टेक्स हो जाएगा। सर वो सूत्र दूसरे का लिखा, कौन सा? वो जो ऊपर लिखे हो, इसका ये थोड़ी ना आ रहा है। क्यों भाई? ए प्लस बी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी है इसका। हाँ वही देखता हूँ। यहाँ पर माइनस आएगा कि नहीं, ए भी नहीं ये आएगा। भी नहीं आएगा, आगे ए भी ओनली आएगा। कहाँ पे? इसका ये आगे आगे कहाँ पे? ये 3 ये भी नहीं आएगा, ये only भी आएगा ओनली, केवल ए भी आएगा। हाँ माइनस का। कहाँ से? वो तो होल स्क्वायर वाले का ये जो सूत्र अच्छा, था। हाँ, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? केवल माइनस ए भी आएगा। माइनस ए भी आएगा। हाँ, इतना है। हाँ, इतना आएगा। हाँ, तो आपने कहाँ देख के बताया? इसने बता दिया, वो ए प्लस बी नहीं आएगा। वही सर वो वर्ग होल क्यूब स्क्वायर का है। वाला वर्ग वाले का है। कर रखा था तो तो लिख के देना वो होल ठीक है, वैसे भी इस फार्मूले से यहाँ पर 3 वाले से कोई लेना देना नहीं था, है? जो a का क्यूब प्लस b का बी क्यूब, का क्यूब, a प्लस बी, b, ए का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ए बी, ये फार्मूला है इसका, ये है? वो 3ab वाला फार्मूला जो है वो उसका है, ये होल है, स्क्वायर, होल होल स्क्वायर का स्क्वायर। a प्लस b पूरे का होल क्यूब। हाँ। तो वहां पर क्या होता है? a का क्यूब, b का क्यूब, हाँ। 3ab, ए प्लस b, उसका ये होता है। हाँ अभी तो कभी कभार ऐसा हो जाए तो दोनों फार्मूले साथ में लिख के देख लो, नहीं तो, हाँ है ना? पर अगर प्रूव करना चाहे तो यहाँ वापस इनका गुणा कर दो, वापस ये आ जाएगा, तो वो सही होगा, नहीं होगा तो फिर गलत होगा, हाँ है ना? पढ़ के देखो। अभी कौन सा वाला बताया था? 86। ये समझ गए? हाँ ये समझ। कौन सा है अगला? 86 का है। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो होता था 10 की पावर n माइनस -1। तो n क्या है? प्राकृत संख्या। तो n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का अंकों का योग के अंकों का योग 4707 4760 तो अंकों का योग तो n का मान कितना होगा? अंकों का योग कितना है? 4760 है ना? हाँ n का मान ज्ञात करना तो n का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन कितना कितना है? 477 है, 477, 523, 523, 532, 532 और 4 32 और 704। 704। अब देखो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू ऐसा क्या रखे हैं कि इसके बाद में संख्या बहुत बड़ी आएगी कहीं ना कहीं, है ना? और उसमें से एक घटेगा और उनके केवल अंकों को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 4707 मिल जाएगा, है ना? अब ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पर अब क्या सोचा जाए, है ना? तो n की वैल्यू क्या है? कोई ना कोई प्राकृत संख्या। तो n की वैल्यू इसमें से क्या रखें, है ना? कि उनके अंकों का योग कितना हो जाए? 4707 हो। तो क्या आप लोगों ने कैसे किया इसको? मतलब कैसे करने की कोशिश करें? हैं? पावर रखेंगे तो बहुत बड़ी जाएगी सर। नहीं, पावर तो रख के तो नहीं कर सकते हैं। कैसा करेंगे? n एक प्राकृत संख्या और 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग। तो यहाँ पर क्या माने है, मतलब कि मतलब n कितनी बार आ रहा होगा या अंक कितनी बार आ रहे होंगे?
अब नॉर्मली ऐसे मतलब कैलकुलेटर तो वो है नहीं, मतलब ऐसा कुछ दूसरा तरीका यहाँ सोचना पड़ेगा, है ना? ऐसे कैलकुलेटर होगा तो क्या करोगे आप, यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू रख के देखो और वो अंकों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली कैसे करेंगे यहाँ पर? 10 की पावर कुछ मान प्राकृत संख्या में से माने तो नहीं, जैसे 10 की पावर कुछ मानोगे हाँ पर फिर भी कैसे सोचोगे? हाँ सर फिर सोचने पाएंगे है? पॉसिबल नहीं है सर, इतनी बड़ी संख्या है। तो इसकी पावर क्या माने? इनका मान तो अपने को ज्ञात ही करना है। निकालना। हाँ, यहाँ पर n की पावर कुछ होगी, है ना? वो तो उसमें से ये घटेगा, हाँ। उसके बाद में बहुत ज्यादा अंक आएंगे, फिर इन अंकों को आपस में आप क्या करोगे? जोड़ेंगे, तब जाके उन अंकों का योग कितना हो रहा? इनका मान तो सर ऑप्शन में भी दे रखा था, इतनी बड़ी तो कर ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा तो कर नहीं सकते कर हम। नहीं सकते, सही है। हाँ, तो n यहाँ पर कितना हो सकता है? सॉरी, n नहीं पर फिर भी अंक कितने हो सकते हैं? हम तो वही अंक लगभग कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 10 की पावर इसका फॉर्मूला बताओ। कितने हो सकते हैं अंक लगभग? क्यों, तो ये जैसे ये 10 है कि नहीं, हाँ। 10 में से अपन एक माइनस करते तो 9 आते हैं, हाँ। तो 9 से अगर भाग देंगे तो अगर गुणा करते हैं हाँ, तो वो जो ये निकल नहीं, रहा वो तो 4700, वो तो मिल जाएगा। तो फिर 9 जैसे से मान भाग लेते देंगे हैं कि इसको यहाँ लिख सकते हैं पर अपन। ओवरऑल अंक है ना? जैसे मान लेते हैं कि आपने, नहीं, घात वो 523 है। और वही ये थोड़ा सा कारण नहीं पता चलेगा यहाँ पे। हाँ जैसे मान लो आपने 9x मान लिया, अंकों की संख्या को कितना मान लिया? 9x माना, तो 9x माना 4707, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दिया आपने, 9 का भाग दे दिया, है ना? तो 9 5 45, 45 9 बचा, 9 2 18, 2 27, तो ये n की वैल्यू वैसे तो आ गया आंसर, लेकिन जो सटीकता के साथ में जो कारण पता होना चाहिए वो नहीं लग रहा है यहाँ पर। और क्या सोच सकते हैं? सर अगर 10 की घात 1 का क्या हो गया? तो नहीं, घात तो पूछी है उसने, हाँ, मतलब वहां पर घात क्या रखना है, क्या घात होगा? तो वो आएगा, वो घात आ जाएगा। देने से आएगा ना। जैसे मान लो यहाँ प्राकृत संख्या है, हाँ। 10 की घात आप 1 रखते हैं तो कितना मिलता है? 9 10 की घात 2 रखते हैं तो 100 में से 1 जाएगा तो 99 मिलेगा, है ना? अब 10 की घात आप कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, 999। ट्रिपल बार 9, ऐसा चलता रहेगा, हाँ। है ना? ऐसा चलता रहेगा। तो ये मान लेते हैं अपन, हाँ, कि ये यहाँ जो 9 है, 9 कितने अंक होंगे, 9 कितनी बार आएगा ये आपने को नहीं पता है ना? मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 कितनी बार आया? एक बार आया। यहाँ पर कितनी बार आया? 2 बार। यहाँ पर कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ पर 9 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। अगले वाले में कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अगले वाले में 6 बार आएगा। लेकिन ऐसे कितने अंक होंगे जिस पर उनको जोड़ने पर इतना आ जाएगा? तो 9 को मान लेते हैं कि 9 कितनी बार आ रहा है, मान लेते हैं 9x बार आ रहा है उसको, है ना? तो 9x बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4707 100 से काटोगे तो ये कितना आ रहा? 523 है। तो इसका मतलब है कि 9 कितनी बार आएगा यहाँ पर? 523, है? तो 523 बार आएगा, इसका मतलब है कि घातांक कितनी होना चाहिए? 523। हाँ, तो आप ये कारण पता चल गया। 9 का गुणा करेंगे 523 में तो भी वही आएगा। क्या? 47। हाँ, वो तो वही आएगा ना। पर सर n का मान तो अपन 1 रख लिया समझो, फिर वो दिक्कत एक नहीं नहीं। है ना। n का मान 1 रखा तो कितना मिल रहा है आपको? 9। और 9 कितना अंक है? 1 अंक है। n का मान आपने 2 रखा, 99, मतलब 100 में से 1 जाएगा तो 99। तो 9 कितनी बार आ रहा? 2 बार। घात 2 रखने पर 9 कितनी बार? 2 बार। घात 3 रखने पर 9 कितनी बार? 3 बार। घात 4 रखने पर 9 कितनी बार? 4 बार। घात 5 रखने पर 9 कितनी बार? 5 बार। घात 6 रखेंगे तो 9 कितनी बार? 6 बार।
घात 7 रखें तो 9 कितनी बार 7 बार है ना। 70 चला तो जाएगा। 9 कितनी बार आएगा ये अपने को नहीं मालूम कि उनको जोड़ लेते, तो मान लेते हैं कि 9 कितनी बार आ रहा है, x बार आ रहा है। पता नहीं है ना तो ये हाँ, तो अपन x मानना, x के साथ में a मान लो, कुछ भी मान लो, ये कितनी बार आ रहा है, इसके गुणे में कितना है अपने को नहीं मालूम। तो 9 का भाग दिया तो वैल्यू निकाला, तो 9 का गुणा ये मतलब कितना आ रहा 523। इसका मतलब है कि 9 कितनी बार आएगा 523 बार। तब उनको 523 को आप जोड़ोगे वापस तो आपको कितना प्राप्त होगा 4707 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि इनकी वैल्यू कितनी होना चाहिए 523 होना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक बार इसको समझ लेना अच्छे से, मैं बता देता हूँ। दस की घात कितनी है n -1। फिर क्या बोला है 4707 4707। ये क्या है किनका योग, अंकों का योग है ना। तो यहाँ पर जो n है इस n का मान क्या हो कि अंकों को जोड़े तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए 4707, यानी कि 4707 मिलना चाहिए। 4707 मिलना चाहिए अंकों को जोड़ने पर। तो आप ऐसे ही पता करोगे तो मुश्किल है ना, क्योंकि छोटा सा अंकों का योग मान लो 100 होना चाहिए, 99 हो तो तब तो ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी बड़ी संख्या है, ऐसे ही निकालना मुश्किल है। जैसे मान लेते हैं कि n की वैल्यू आपने 1 रखी, माइनस में 1 किया तो कितना मिला, एक बार मिल रहा। n की वैल्यू आपने 2 रखी, क्योंकि n क्या है प्राकृत संख्या, तो नेचुरल नंबर रख रहे हैं अपन, यहाँ 2 रखा माइनस 1, 100 माइनस 1 जाएगा तो 10 की घात 3 माइनस 1, तो 9 कितनी बार 3 बार। 10 की घात 4 माइनस 1, 9 कितनी बार 4 बार। 10 की घात 5 माइनस 1, तो 9 कितनी बार 5 बार। ऐसा चलता रहेगा है ना। आप ये ऐसे जैसे यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर कितना मिल रहा 18, यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर कितना मिल रहा 27, यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर कितना 18 27 सोचो 36, यहाँ पर कितना मिल रहा 27। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल काम है कि नहीं, कितना आपको बहुत बड़ी संख्या प्राप्त करना है। अगर वो पूछता है कि 28 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तो आप आसानी से पता कर सकते थे आप। लेकिन यहाँ तो अंकों को जोड़ने पर 4707 आना चाहिए। तो 9 कितने होंगे, ये बोर्ड भर जाएगा शायद 523 बार लिखेंगे तब तो वहां से कोने से लेकर तब भी अपन हो सकता है कि 523 बार नहीं लिख पाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो 9 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है 9x बार आ रहा है ना। तो 9x बार आने पर अंकों को जोड़ने पर उनका योग कितना हो रहा है 4707 हो रहा है। तो x बराबर कितना आया 523 आया 9 से काटने पर। 9 5 45, 2 बचेगा 20, 9 2 18 और 2 बचेगा 27, 27। इसका मतलब है कि जो 9 है उसको कितनी बार लिखना पड़ेगा 523 बार। यहाँ इसका मतलब है कि 10 की घात भी कितनी करनी पड़ेगी 523। तो n की वैल्यू कितनी होगी 523। क्लियर है। यस गाड़ी में फिर से पेट्रोल लूट रहा है। क्या हो गया वापिस जब मेरे हाथ पे गाड़ी आती है वापस पेट्रोल डलना। दूसरे लोग चलाते, आज तक चलाए किसी के साथ में नहीं डोला। 3 बार चलाया, तीनों बार डोला। मालिक को यही दर्द है। पूरा कार्बोरेटर चेंज करवाना पड़ेगा ना, लगा रखी सर, वो के पिन साथ भी में तो मतलब डलवाई थी, है? पिन भी डलवाई थी। हाँ तो फिर अब आज अभी और ले जाते हैं थोड़ी देर आप मत चलाओ सर, है? पीछे बैठ के जाना, ड्राइवर करके जाना भी। हाँ ऐसे ही जाना पड़ेगा। पर ऐसा थोड़ी हर जगह घर भी ड्राइवर ही आएगा। मिल जाएंगे। चले
डाउट क्या, क्वेश्चन को करोगे तो डाउट निकलेगा, नहीं करोगे तो डाउट निकलेगा नहीं। हाँ, ये करे थे सर, पर थोड़े अभी तो बहुत सारे बचे हैं। देखो एक ही बार में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, आपको आप जब पहला चैप्टर करोगे, पहले चैप्टर में मान लो कितने क्वेश्चन है ओवरऑल, लगभग 131 क्वेश्चन। तो 131 में से सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है करने वाले हो, कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन औसत से जुड़ रहा हो, कुछ क्वेश्चन किसी और चैप्टर से जुड़े हो, लिंकिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहली बार में कुछ क्वेश्चंस नहीं बन है ना, तो जो नहीं बनते या जो डाउट है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के उसको छोड़ दो। उसके बाद में जब अगला चैप्टर करोगे, अगला चैप्टर करेंगे तो अगले चैप्टर में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो जब अगला चैप्टर कर रहे हैं उसके बाद में फिर तीसरा चैप्टर करोगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर से रिवाइज करो। जब दूसरा कर रहे होंगे तब दूसरा करने से पहले चैप्टर को फिर रिवाइज करो, फिर इस पे आओ। जब तीसरा करोगे तो इसको फिर रिवाइज करो और इसको भी रिवाइज करो। तीसरे पे आ रहे होंगे तब तक इसको 3 बार और इसको 2 बार रिवाइज हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनते थे होंगे, धीरे धीरे वो भी बन जाएंगे। और ऐसे ऐसे सारे चैप्टर होते होते ऐसे ही करते रहोगे, ये तरीका अपनाओगे तो सारे चैप्टर फिर अच्छे तरीके से हो जाएंगे, है। और फिर बाद में क्वेश्चन भी अगर मान लो यहाँ से इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आता है, जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से जुड़ने वाला, वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसलिए ये तरीका नहीं अपनाना कि मैं मतलब कि केवल प्रतिशत से क्वेश्चन ज्यादा आता रहते प्रतिशत पढ़ लो, या लाभ हानि से क्वेश्चन आता तो केवल लाभ हानि पढ़ लो। लाभ हानि पढ़ो तो केवल जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में लाभ हानि वाला क्वेश्चन पूछा तो लाभ हानि से लिंक, लाभ हानि में औसत से जोड़ दिया तो, या प्रतिशत वाले में क्वेश्चन पूछा लेकिन प्रतिशत वाले को अनुपात से जोड़ दिया तो लिंकिंग वाले क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं। इसलिए जो आधारभूत चैप्टर है जिससे आपका जो नींव बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, उतने आधारभूत चैप्टर तो अच्छे से आना चाहिए। क्या हुआ? ये तो स्टार वाले बता दो, 115, 16, 17, 18। ये वाले तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से। 115 क्या है? 4,48,347। एक अंक बोलना। 4, हाँ 8, हाँ 3, हाँ 2, हाँ 7, हाँ स्टार हाँ 8, हाँ 8 फिर स्टार के बाद में 8 फिर पूर्णतया हाँ 11 से विभक्त हो, पूर्णतया 11 से विभक्त हो। स्टार का मान स्टार क्या का होगा? मान क्या है? 11 से ऊपर। 11 से विभक्त। स्टार की वैल्यू निकालना। अभी आपको मालूम है 11 से विभाजित होने का रूल क्या है? 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? जो भी अंक रहते हैं, ये अंक होगा, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक, सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंक, उनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में अंतर देखोगे, है ना? और अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणे वाले आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ये कौन से स्थान पर है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे स्थान पर, ये 5वें स्थान पर, ये 6ठे, ये 7वें, ये 8वें। यहाँ पर देखो विषम स्थान पर कौन सा? पहला, तीसरा, 5वां, 7वां। ये क्या है? विषम स्थान है। तो विषम स्थान पर जो भी अंक है उनको आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। फिर सम पे कौन है? दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर अंक, 6ठे पर अंक, 8वें। तो यहाँ जो अंक आ रहे होंगे उनको जोड़ोगे। इन दोनों का फिर क्या देखोगे? अंतर देखोगे। अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 11 के गुणज वाले होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो, पहले नंबर पे कौन है? 8, तीसरे नंबर पे कौन है? 7,
तीसरे के बाद में पांचवे पे कौन है? तीन चार। है ना। पांचवे के बाद में ये छठा और ये चार। सातवें पे कौन है? चार। तो 4 3 कितना होगा? 7 7 और 7 14 14 और 8 कितना होगा? 22। तो विषम स्थान पर स्थित अंकों का जोड़ कितना हो रहा है? 22। अब सम स्थान पर स्थित अंक, सम स्थान पर, सम नहीं सम स्थान पर, तो सम स्थान पर यहाँ पर कितना है? 2 आ जाएगा। स्टार है दूसरे नंबर पे। दो। चौथे नंबर पे कितना है? 2 है। और चौथे के बाद में छठे पे कितना है? 10 आ जाएगा। तो कितना हो रहा? 8 और 2 10। 11 तो 10 प्लस स्टार। स्टार की वैल्यू कितनी होना चाहिए ये नहीं पता, तो 11 से पूर्ण तो विभक्त होना चाहिए। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 11 का ही 12 नॉर्मली 12 है। तो आपको अंतर क्या होना चाहिए? 0। जीरो। जीरो होने के लिए यहाँ पर कितना? यहाँ पर 22 होना चाहिए। 22 होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? 12 लेकिन 12 यहाँ पर ऐसा अंक हो सकता है क्या? 12 तो संख्या है, वो तो अंक नहीं है। यहाँ फिर दूसरा क्या हो सकता है? बाकी अगर यहाँ पर आप 1 रखते तो कितना? 10 और 1 11। और 11 और 22 के बीच का अंतर कितना है? 11। वो 11 के गुणा वाला है या नहीं है? इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में क्या क्या दिया था? आ गया। 5 6 5 दिया है, 3 है 2 है 1 है 3 है 2 है। 2 है एक। और 1 है। अब इसे मान लो आप स्टार में कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। तो 5 और 10 कितना होगा? 15। 15 और इसके बीच का अंतर कितना है? 7। तो 7 11 का गुणज है क्या? नहीं। है। 3 रखो, 3 यहाँ रखोगे तो 10 और 13। 13 और 22 के बीच का अंतर कितना है? 9। वो भी नहीं है। 2 रखो 12, वो भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या है? 1 हो जाएगा। कितना होगा टाइम? 11 बजने में 125 खत्म कर रहे हैं। खत्म ही तो। 125। पर ये नए लोगों के लिए ठीक नहीं है ना, जो पहली बार पढ़ता है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये केवल जो पढ़ रखे हैं उसके लिए ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कमेंट बॉक्स में? पर फिर भी नए हैं उनके लिए तो पूरी जड़ के साथ में चलना पड़ता है। उनको 2 वीडियो तो वीडियो डाल लेता है। जड़ भी स्टार्टिंग वाले वीडियो में हाँ उनको अच्छे से समझना पड़ेगा उनको। उनमें पूरे उदाहरण भी तो लिए। हाँ पर फिर भी खुद से पूछो कि जोड़ घटाओ में हम लोगों ने कितना टाइम लगाया स्टार्टिंग में, है ना? हाँ। तो क्या 125 वाले क्वेश्चन में क्या है? किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो कोई संख्या है 4 से भाग देने पर तो शेषफल 4 से भाग दे रहे हैं आप। हाँ शेषफल 2 बचता है। तो शेषफल 2 बच रहा है। हाँ। हाँ इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, इससे जो प्राप्त भागफल है उसको 5 से। मान लो ये क्यू है, अब क्यू को फिर से भाग दे रहे हैं। 5 से। किससे दे रहे हैं? 5 5 से। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 3 से शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3। हाँ फिर इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर फिर यहाँ एक और भाग प्राप्त हो रहा है। क्यों मिला है? एक और क्यू, आप इसको मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं। इस Q1 में फिर 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता 6 से भाग देने पर शेषफल है। हाँ 5 प्राप्त हो रहा है। तो अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या है? अंतिम रूप से भागफल कितना है? 7 है। तो संख्या क्या होगी? तो ये संख्या आपको क्या करना? निकालना। अब ये क्वेश्चन ही है, ये जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैं डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, है ना? क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन को देखना, मैं बोल रहा हूँ कोई संख्या है, उस संख्या में 4 से भाग दे रहे, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 2, है ना? लेकिन वहां का भागफल अपने को नहीं मालूम। अब जो भागफल था उसी भागफल में 5 का भाग दे रहे, भागफल में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा? 3 बच रहा है। तो फिर बाद में नया भागफल मिलेगा। अब फिर जो नया भागफल मिल रहा है उसमें किसका भाग दे रहे हैं? 6 का भाग दे रहे हैं। तो शेषफल कितना बच रहा? 5। और ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से भागफल कितना प्राप्त हो रहा? 7। तो ऐसी स्थिति में संख्या क्या होगी ये पूछा है।
है ना? पीछे से चलना। अब पीछे से चल लो यहाँ से, आपको मालूम है गुणा कर लेंगे इसको। इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये प्राप्त होना चाहिए। तो Q1 बराबर कितना मिलेगा, 7 6 42, 42 प्लस 5 कितना होगा, 43। तो Q1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 43। तो यहाँ Q1 की जगह आप कितना रखोगे, 47 रखोगे। फिर यहाँ पर भी वही तरीका, इनका आपस में क्या होता है, गुणा, और ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। है ना? तो इसका मतलब है कि 5 और 47 का क्या होगा, गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा, 35 का 5। तो यहाँ पर Q बराबर 5 गुणित 47 प्लस 3, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 238। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी मिल गई, 238। तो यहाँ पर कितना रखोगे, 238। फिर आपको पता है ये जो संख्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 4 गुणित कितना करोगे, 238 प्लस कितना करोगे, 2, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 954। तो संख्या कितनी होगी, 254। अगर वही ये तो संख्या पूछा, लेकिन जो दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे भाजक कितना हो, ये अगर पूछता भाज्य कितना होगा तो कितना होगा, 238। या वही मान लो कि दूसरे नंबर पे भागफल कितना होगा, तो भागफल कितना होगा दूसरे नंबर पे, 47। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे एलसीएम और एचसीएफ के साथ। यस सर।